एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग क्लास 8 का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिर आज के क्वेश्चंस को आज का जो चैप्टर है हमारा उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में एक नजर डालते हैं। रिसोर्सेज होता क्या है? रिसोर्सेस यानी कि संसाधन। अब इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कोई चीज जो आपके एनवायरनमेंट से आपको मिल रहा है, आपके एनवायरनमेंट में आपको मिल रहा है और वो चीज, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल आपके नीड्स को फुलफिल कर रहा है, वो सारी चीजें जो होंगी रिसोर्सेज कहलाएंगी। यानी कोई भी चीज, ये नॉर्मली बुकिश लैंग्वेज नहीं है, आम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूं। कोई भी चीज, सब्सटेंस, मटेरियल जो हमारे नीड को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा रिसोर्सेज। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखिए, आप नॉर्मली देखेंगे पानी, तो पानी क्या है? पानी आपके नीड्स को फुलफिल कई तरीके से करता है। ड्रिंकिंग के लिए आप उसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसके लिए यूज करते हैं? बाथिंग के लिए, नहाने के लिए इसका यूज करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और भी कई अदर पर्पसेस के लिए आप वाटर का यूज करते हैं। तो यानी ये क्या हुआ? ये आपका क्या कहलाया? कंसिडर हुआ, ये आपका कंसिडर हुआ रिसोर्सेज में। क्यों? क्योंकि आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने में, ठीक है। संसाधन हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में एयर हो गया। एयर का यूज हम किसके लिए करते हैं? एयर का यूज हम सांस लेने के लिए करते हैं। तो ये जो भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी अगर ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम अपने नीड्स को, अपनी चाहत को फुलफिल करने के लिए, अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए करते हैं, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो रिसोर्सेज कहलाएंगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आपके कई तरह के हो सकते हैं। कैसे? तो देखते हैं एक नजर। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। अब ये क्या है? कई तरीके से हो सकता है। एक तो नेचुरल हो सकता है, यानी कि हमें नेचर से मिला हुआ है, प्रकृति से जब हमें मिलेगा तो ये प्राकृतिक कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। और एक क्या होगा? दूसरा क्या हो सकता है कि आप इसे अपने तरीके से अपने नीड्स के लिए बना रहे हैं, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? मैन मेड, कृत्रिम संसाधन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए, एक नजर हमने देख लिया। नेचुरल में आपका क्या हो गया? जो भी आपको नेचर से मिल रहा है वो सारी चीजें कंसिडर किस चीज में हुई है? वो सारी चीजें कंसिडर आपकी हुई है नेचुरल, प्राकृतिक संसाधन में, क्योंकि आपको प्रकृति, नेचर से मिला हुआ है ये, ठीक है। और मैनमेड क्यों हो गया? मैनमेड क्या, कौन सा हो जाएगा? तो जो भी आप अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए बना रहे हैं वो सारे आपके किस में कंसिडर हो जाएंगे? वो सारे आपके कंसिडर हो जाएंगे मैनमेड, कृत्रिम संसाधन, मैनमेड रिसोर्सेज। क्लियर है ये चीज? अब चलिए, यहां से हमारा टॉपिक होगा चैप्टर का स्टार्ट। एक बार मैं इरेज कर लूं। चलिए, अब देखिए, हम बेसिकली इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए फोकस हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना हमारा, ये भी कई तरह से होता है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये हमारा कई तरीके से होता है। किस तरह से? तो ये हमारे होते हैं, एक तो हमारा होता है
एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि समाप्त होने योग्य प्राकृतिक संसाधन, ऐसा प्राकृतिक संसाधन जिसका अगर आप जो है मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, आप अंधाधुन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लिमिटेशंस नहीं उस पर कर रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज अगर एक बार खत्म हो गया, ये संसाधन अगर एक बार खत्म हो गया तो इससे बनने में कई हजारों साल लग जाएंगे। ठीक है, कई मतलब अगर ये रिसोर्सेज एक बार आपके जो जनरेशन है आपकी लाइफ में खत्म हो जाता है तो ये रिसोर्सेज को बनने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, कई हजारों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि जब वो खत्म हो गया तो उसको अगले टाइम में जब बनेगा तो वो कई मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, सॉरी। तो यानी कि वो क्या हो गया आपका, कि आपके लाइफ में वो खत्म हो चुका है, आपकी पूरी लाइफ में वो खत्म हो चुका है, इसलिए ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, इसका हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि गैर, हिंदी में इसको कहते हैं गैर नवीनीकृत संसाधन। क्लियर है ये चीज? अब इसके एग्जाम्पल आपके क्या हो गए? इसका एग्जाम्पल आपका हो गया कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, यानी कि ये सारे फॉसिल फ्यूल्स। ये सारे हैं फॉसिल फ्यूल्स। इसके बारे में बेसिकली हमारा जो चैप्टर है ये इन्हीं चीजों को फोकस कर रहा है कि हमारा जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि गैर नवीनीकृत संसाधन जो हैं उन पे ये चैप्टर फोकस कर रहा है। ये क्या है, किस तरह से ये बनता है, इनके टाइप्स क्या क्या है, इन्हीं पे ये चैप्टर है। चलिए एक नजर हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को भी देखते हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड हमारे जो है सराउंडिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, ये खत्म नहीं होता है, सिंपल है, जस्ट इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल हो गया आपका एयर, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए, और भी एक्सेट्रा हो गया जो भी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, बट वाटर जो है अब आप देख रहे हैं कि उसकी कमी हो रही है, बट ये सारे इसके जो है इनएग्जॉस्टिबल यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, क्लियर है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरे नाम में हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गैर नवीनीकृत संसाधन। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? नाम से ही बहुत रिलेटेबल है। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेसिक हमारा जो चैप्टर है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को फोकस कर रहा है कि हमारा जो है गैर नवीकरणीय संसाधन जो है वो क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस पे फोकस कर रहा है। तो हम अब इस चीज को डिस्कस करते हैं। चलिए, एक वर्ड है हमारा फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, हम उसको देखते हैं कि ये है क्या, ये वर्ड क्या है। देखिए, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स जो है ऐसे ईंधन हैं
जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म जो होंगे, मृत जीव जो होंगे, उनके रिमेन्स यानी कि उनके अवशेषों से बना है, उनके अवशेषों से बना है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो है, अगर वो मर जाता है और उनका जो रिमेन्स होता है उनसे ये बनता है फॉसिल फ्यूल्स। और ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सारे एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स के, क्योंकि ये जो फॉर्म होते हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी जो भी होगा, ये जब मर जाते हैं तो इनके डेड रिमेन्स यानी कि इनके अवशेषों से ये बना है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है कि कोई भी डेड रिमेन्स जो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का जो अवशेष होता है, मृत अवशेष होता है, उनसे फॉसिल फ्यूल बनता है। और ये कोल, पेट्रोलियम हो चाहे नेचुरल गैसेस हो, ये सारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से बना हुआ है, इसलिए इन्हें हम, इन तीनों को भी हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। चलिए आइए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा कोयला। बहुत फैमिलियर है आप लोग कोल के बारे में। एक नजर हम कोल के बारे में जानते हैं। कोल जो है वो किस तरह से बना है, क्या है कोल के बारे में। देखिए, कोल जो है ऐसा माना जाता है, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि 300 मिलियन पहले हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, वो फॉरेस्ट एरिया, काफी सारे फॉरेस्ट एरिया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई होगी, आपदा की वजह से ये जो फॉरेस्ट एरिया है हमारा, ये क्या हुआ, ये कोई भी प्राकृतिक आपदा, या आप मान सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जांपल में क्या हो सकता है, हमारा अर्थक्वेक आया होगा, वोल्केनोज आए होंगे, सुनामी आया होगा, कुछ भी। तो इसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये सॉइल के अंदर दब गया, और धीरे धीरे ये सॉइल के अंदर और दबता गया और दबता गया। ठीक है, अब जब ये सॉइल के अंदर दब रहा है तो इसे अंदर से क्या मिल रहा है, टेम्परेचर। जितना अंदर ये जा रहा है उतना अंदर जो है अर्थ से इसे मिल रहा है टेम्परेचर। अब ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट अंदर के टेम्परेचर और ऊपर का प्रेशर की वजह से ये जो फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट थे हमारे, ये क्या हुआ, ये चेंज हो गया किसमें, कोयले में, कोल में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि 300 मिलियन ईयर्स अगो कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, भूकंप हो गया, वोल्केनो ज्वालामुखी, या फिर आपका सुनामी हो गया, आया हो, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ये जो फॉरेस्ट एरियाज थे हमारे, ये मिट्टी के अंदर दब गए। जब ये मिट्टी के अंदर दबते गए तो इन्हें प्रेशर मिला और अंदर से अर्थ के अंदर का टेम्परेचर इन्हें मिलता गया। इस प्रेशर और टेम्परेचर से कई सालों बाद ये जो है किस चीज में बदल गया, ये बदल गया कोयले में। ऐसे बना होगा हमारा कोयला। अब आपने देखा कि यहाँ जो है ये फॉरेस्ट एरियाज के रिमेन्स से बना हुआ है, यानी कि वेजिटेशन, यानी वनस्पति के रिमेन्स से बना हुआ है, इसलिए वनस्पति के रिमेन्स से बना हुआ है, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल देते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। क्लियर है ये चीज, ये छोटी सी कोल की एक स्टोरी थी। अब कोल के बारे में हम जानते हैं। कोल का जो है काफी स्लो प्रोसेस में बनता है ये सारी चीजें, इसलिए ये एग्जॉस्टेबल कहलाता है, क्योंकि इनको बनने में कई टाइम लगता है, इसलिए ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब ये जो आपका कोल है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूजेस, कोल का यूजेस जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए। ठीक है, फ्यूल के तौर पे आप इसको करते हैं, घरेलू, पहले के टाइम में ज्यादा यूज होता था। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी पहले के टाइम में ज्यादा यूज होता था, यानी कि औद्योगिक
ईंधन, ठीक है। फिर थर्मल पावर पॉइंट में, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब कोल की 3 ऐसी वेराइटीज है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन कौन सी हैं, चलिए आइए एक नजर हम देते हैं। आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले है एंथ्रासाइट। ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें कार्बन जो है वो 96% पाया जाता है, इसलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोल का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे बढ़िया आपका है, क्योंकि 96% कार्बन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा है हमारा बिटुमिनस। अब बिटुमिनस जो है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें 65% कार्बन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट में सिर्फ आपको 38% कार्बन देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा, सॉरी कार्बन। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं कोल के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। सबसे बढ़िया आपका है एंथ्रासाइट, और सबसे कम जो कार्बन आपको देखने को मिलेगा वो आपको लिग्नाइट में देखने को मिलता है। और क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आप कोल जो है, कोयले को आप क्या करते हैं, कोयले से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कि आपने कोक देखा है, कोक, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया, अमोनियम कंपाउंड्स हो गया, अमोनियम कंपाउंड्स मतलब कि अमोनियम यौगिक। तो कोल से ना काफी सारे आपको इंपॉर्टेंट, कोल से इंपॉर्टेंट ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब कोल से आप ये सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं तो कैसे लेते हैं, तो आप कोल को क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, सॉरी इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। यहां पे आप कोल को 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है। और जब उसे 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है एयर के एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर में जब इसे 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है, तो इससे हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलता है। कौन कौन सा आपका हो गया, कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया, अमोनियम कंपाउंड्स हो गया। ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे इंडस्ट्रीज में एयर के एब्सेंस में कोल को गर्म करते हैं और ये सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? यानी कि जब आप इंडस्ट्रीज में 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो है आप कोल को हीट दे रहे एयर के एब्सेंस में, और उससे कुछ आप इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ले रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को पाने के लिए आप उसे 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान दे रहे हैं एयर के एब्सेंस में, ताकि आपको इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि कोक, कोल तार, कोल गैस, अमोनियम कंपाउंड्स ये सारे मिल पाए। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कोयले का विनाशक आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्लियर है? चलिए अब हम इन इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में एक नजर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमारे लिए क्यों हैं और हम इसका यूज कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोक से। कोक जो है वो हमारा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, सबसे अच्छा है। इससे आपको स्मोक यानी कि धुआं नहीं मिलता है, नो स्मोक, धुआं नहीं निकलता इससे, ठीक है। टफ होता है ये, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस तो है ही, कोल है तो, कोक है तो, कोल का फॉर्म है तो ब्लैक सब्सटेंस है। इसका यूज आप किन किन चीजों में करते हैं, तो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जब
आपको किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना है। मेटल ऑक्साइड्स होता है जब आप ऑक्साइड मेटल्स को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, तो उनको क्लीन करके आपको क्या होता है, कई सारे प्रोसेस के थ्रू क्लीन किया जाता है और उनसे मेटल निकाला जाता है। तो जब आपको मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना होता है तो इस टाइम आप कोक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? बस इतना ही है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन का है और आपको इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा लगेगा, टफ है, पोरस है, ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है, काला पदार्थ है, कठोर है। कोल तार, कोल तार जो है हमारा वो भी ब्लैक होता है देखने में और ये गाढ़ा होता है, थिक लिक्विड होता है आपका, ठीक है। और इसकी जो स्मेल होती है वो काफी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। अब इसके जो यूजेस हैं ये काफी सारे आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब देखिए आपके जैसे कि आप रोड्स बना रहे हैं तो रोड्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रूफिंग मटेरियल के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंथेटिक डाइज जब किया जाता है तो इनके लिए, दवाइयां बनाने के लिए, किसी एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक बनाने के लिए यूज किया जाता है। परफ्यूम बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेप्थलीन बॉल्स यानी कि जिनसे कि हम कोई भी इंसेक्ट्स को भगाने के लिए जो नेप्थलीन बॉल्स हम यूज करते हैं, जैसे फिनाइल की गोटी हो गई, कपूर की गोटी हो गई, तो नेप्थलीन बॉल्स को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन आज के दिनों में कोल तार की जगह पे पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है बिटुमेन, जिसका हम ज्यादा यूज करते हैं और ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोल तार जो है, कोल तार का जो यूजेस है उसकी जगह पे आजकल हम पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है बिटुमेन, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। खास करके जो रोड्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब कोल तार से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है कि परफ्यूम बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, नेप्थलीन बॉल्स जो हमारी होती है वो किस चीज से बनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों को कि किन किन चीजों में आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोल गैस। देखिए ये जो कोल गैस है ना हमारा, ये कोल गैस हमारा मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोक्साइड का और भी बहुत सारे गैसेस के ये मिक्सचर्स हमारे होते हैं, ठीक है। कोल गैस हमारा, अब कोल गैस जो है ना, सबसे पहले आपके लंदन में इसका इस्तेमाल किया गया था। किस चीज के लिए? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। पहले ये भी क्वेश्चंस में आता था। अब आज के दिनों में इसका यूज जो है हम लाइट से ज्यादा हीट के पर्पस के लिए यूज करते हैं। हीटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बस इतना ही है इसके बारे में। अब इसका यूजेस क्या क्या है कि आप अपने इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के तौर पे यूज किया जाता है। बस यही है आपका। नेक्स्ट है अमोनियम कंपाउंड्स के बारे में एक नजर हम देखते हैं। अमोनियम कंपाउंड्स हमारा क्या है? तो देखिए अमोनियम कंपाउंड्स होता है जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया था आपने, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में आपने क्या किया था कि आपने कोल को क्या किया था, कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, अमोनियम कंपाउंड कैसे पाते हैं? तो जब हम इस कोल यानी कि कोयले को क्या करते हैं, उस प्रोसेस के दरमियान उसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो हमको मिलता है अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये अमोनियम कंपाउंड्स जो है इसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के तौर पे हम करते हैं। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के तौर पे हम करते हैं। प्रेजर्वेटिव्स जो हमारे होते हैं उनके तौर पे हम करते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपके बुक में दिया नहीं है बट एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है कि बाई चांस कहीं हमारे क्वेश्चंस इनसे आ जाए, ठीक है। कोल के बारे में हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है पेट्रोलियम की स्टोरी। पेट्रोलियम हम कैसे हमें मिलता है, चलिए देखिए। पेट्रोलियम जो है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड है, ये तो पता ही है हमें, ठीक है।
इसको हम ब्लैक लिक्विड कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस में आता है कई बार कि ब्लैक गोल्ड के नाम से कौन सा जाना जाता है। अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, यानी कि इसके स्मेल्स काफी अजीब से होते हैं, अप्रिय होते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं। पेट्रोल और डीजल जो है हमें पेट्रोलियम से मिलता है, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोल किन किन चीजों से बना हुआ है, तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, पैराफिन, वैक्स, इन सब का मिक्सचर है हमारा। अब आइए एक नजर हम डालते हैं क्यों ये फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। तो देखिए ये क्या है, पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है, तो सी जो समुद्र होती है हमारी, समुद्र में आपने देखा होगा कई सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि जीवित प्राणी। अब ये जब मर जाते हैं ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या होता है कि समुद्र के अंदर का जो समुद्र के बॉटम में जो एरिया होता है वहां पे चले जाते हैं, बॉटम एरिया में ये चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके ऊपर जो है सैंड बिछता रहता है, मिट्टी हो गई, क्ले हो गया, ये बिछता रहता है। नीचे से इन्हें क्या, ये अंदर की तरफ जाते रहते हैं, धंसते रहते हैं, तो इन्हें क्या होता है, नीचे से क्या मिलता है, तापमान, और ऊपर से इन्हें, सॉरी वन सेकेंड, नीचे से इन्हें मिलता है नीचे का तापमान और ऊपर का दबाव, यानी कि प्रेशर, इनसे ये क्या होता है, कई सालों प्रोसेस के थ्रू, कई टाइम के बाद ये बन जाता है आपका पेट्रोलियम। एयर के एब्सेंस में जब इन्हें नीचे का तापमान मिलता है और ऊपर का प्रेशर मिलता है तो ये बन जाता है पेट्रोलियम। अब चूंकि आपने देखा कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मृत अवशेषों से बना हुआ है, डेड रिमेन्स से बना हुआ है, इसलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल मानते हैं। क्लियर है ये चीज? और आपने अभी अभी देखा कि ये मिक्सचर किस किस के होते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, पैराफिन, वैक्स, इन सब के ये मिक्सचर्स होते हैं। नेचुरल गैस का भी सेम स्टोरी है हमारा। ठीक है, नेचुरल गैस भी सेम इसी तरह से जो है हमारा मिलता है। अब एक नजर हम देखते हैं कि ये जब पेट्रोलियम से ये सारे जो मिक्सचर्स होते हैं, इन सारे मिक्सचर्स को जब हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, क्योंकि ये सारे मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स से बने हुए हैं। अब जब हम इन सारे मिक्सचर्स को अलग करते हैं, जिस प्रोसेस से हम अलग करते हैं वो कहलाता है हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने देखा पेट्रोलियम जो है वो काफी सारे चीजों का मिक्सचर्स है, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, पैराफिन, वैक्स, ये सारे कई मिक्सचर से बना हुआ है। अब आप क्या करते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू आप ये इन सारे मिक्सचर्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाया आपका, पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्लियर है? बहुत सिंपल है कि आप अलग अलग मिक्सचर्स जो हैं उनको आप पेट्रोलियम रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू अलग अलग करते हैं। पहले पेट्रोलियम को ड्रिल कहाँ किया गया था, यूएसए में किया गया था, और फिर उसके बाद जो है इंडिया में 8 साल बाद, तकरीबन 8 साल के बाद इंडिया में असम में इसको ड्रिल किया गया था। चलिए, अब नेचुरल गैस जो है उसके वो भी फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि ये भी सेम पेट्रोलियम की तरह, पेट्रोलियम जिससे बना हुआ है, क्योंकि ये मिक्सचर्स होते हैं, तो पेट्रोलियम की जो स्टोरी है वही डेड सी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अवशेषों से बना हुआ है, सेम प्रोसेस है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये नेचुरल गैस जो है वो भी फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है। स्टोरीज जो है इनके बनने की सेम आपके पेट्रोलियम की। ठीक है, अब नेचुरल गैस जो है ना वो हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्यों? तो एक तो ये लेस पॉल्यूटिंग होता है, लेस पॉल्यूटिंग। ठीक है, दूसरी चीज इसकी खासियत क्या है कि आपको इसको ट्रांसपोर्ट करने में
ट्रांसपोर्टेशन जो इसकी होती है वो इजी होती है। आप इसको पाइप्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है हाई प्रेशर में स्टोर कर सकते हैं एज सीएनजी, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का यूज जो है आपको पता है पावर जनरेशन में आप इसका यूज करते हैं। कहाँ आप कर रहे हैं सीएनजी के यूजेस, इसके उपयोग है आपके पावर जनरेशन में, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। विद्युत चालन में, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखते हैं कि आपकी जो कई सारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उसमें आप जो है सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे घरों में या फैक्ट्रीज में जो फ्यूल्स होती हैं वो भी होती है। या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो सीएनजी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल से, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये एक तो जो है इसमें पॉल्यूशंस जो है बहुत कम होता है और इस इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पाइप्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो इजी ट्रांसपोर्टेशन है इसका, तो इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम फॉसिल फ्यूल्स इसको मानते हैं, ठीक है। पाइप्स के थ्रू चूंकि सप्लाई हो जाता है। फिर आप कहाँ कहाँ इसका यूज कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं व्हीकल्स, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है लाइट व्हीकल्स जो होते हैं उनमें, और पावर जनरेशन में डोमेस्टिक फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के तौर पे जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स। तो देखिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो है जब बहुत सारे सब्सटेंस हमें जो है प्राप्त होते हैं, ये कहलाता है जब हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे यूजफुल सामान मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल जो है हम किन किन चीजों में करते हैं, तो डिटर्जेंट्स जो होता है इनको बनाने के लिए आप करते हैं। बहुत सारे फाइबर्स हो गए, जैसे नाइलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स हमारे जो हैं उनको बनाने के लिए आप इसका यूज करते हैं। पॉलिथीन्स वगैरह के बनाने में आप इसका पेट्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं, मतलब जो सब्सटेंस हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो भी ऑब्टेन्ड होता है हमें नेचुरल गैस, जो कि नेचुरल गैस से, जिसका यूज हम कहा करते हैं, जिसका उपयोग हम फर्टिलाइजर के तौर पे करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। पेट्रो रसायन के बारे में ये है कि आपका ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो है बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम किन किन चीजों में कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स को बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स जो हो गए उनको बनाने में, पॉलिथीन बनाने में। हमारे नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलता है, जिसका यूज हम फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शंस में करते हैं। क्लियर है ये चीज। अब इसके अलावा एक लास्ट हमारा डेटा है जो हमारे जो है एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। एक बार इस डेटा का यूज कर लेते हैं, वैसे तो हमने पढ़ ही लिया बट एक बार हम देख लेते हैं। जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम गैस जब लिक्विड्स फॉर्म में होता है तो एलपीजी कहलाता है, जिसका यूज हम होम और इंडस्ट्रीज के तौर पे कर रहे हैं। पेट्रोल जो है वो मोटर फ्यूल्स वगैरह जो हो गया, ड्राई क्लीनिंग, इनके लिए हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। केरोसिन जो हो गया, आपको बहुत पुराने के टाइम में आपने देखा होगा स्टोव, लैम्प्स जो होते थे, जेट एयरक्राफ्ट जो होते थे, उनमें इनका यूज किया जाता था, बट ये बहुत पॉल्यूटिंग होता है, तो बट आज के डेट में हम इतना इसका इस्तेमाल करते नहीं। डीजल्स जो होती है, हमारी जो गाड़ियां होती है, जो काफी भारी गाड़ियां होती है, हेवी व्हीकल्स जो होते हैं, उनमें हम यूज करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के तौर पे इसका यूज किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का जो है ल्यूब्रिकेशंस के तौर पे यूज होता है। प्रेफिन वैक्स जो है वो आपने देखा है, वैसलिन हो गया, ऑइंटमेंट्स कोई हो गया हमारा, वैसलिन्स हो गए, कैंडल्स हो गए, इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। बिटुमिन जो है, बिटुमिन के बारे में पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिसका यूज हम पेंट्स में करते हैं, और रोड की जो सरफेसिंग होती है, रोड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल एक हमारा ये हो गया, सिंपल सा एक टॉपिक था कोल एंड पेट्रोलियम का। क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी पीवाईक्यू सीरीज में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्द। आई जस्ट होप कि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।